नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकेंस। बिहार इलेक्शन में चुनाव शुरू होने से पहले ही कैंडिडेट्स को लेकर के इस तरह के खेल शुरू हो चुके हैं कि पार्टियां एक दूसरे पे या तो हंस रही हैं या आरोप लगा रही हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर और कैंडिडेट्स को लेकर एक ही सीट पे किस तरह से खींचतान चल रही है और किस तरह से वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक दूसरे के सामने ही अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, वो तो सबको दिख ही रहा है। लेकिन आज हम बात उनकी नहीं करेंगे, बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में जो नए नवेले जो उतरे हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, उन्होंने आज भाजपा और अमित शाह पे डायरेक्ट आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट्स को डरा धमका कर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं और 3 सीटों पे तो बिठा भी दिया है। इसके सबूत भी उन्होंने जारी किए, लेकिन इसमें 3 एंगल जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि काफी लोग अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि भाई भाजपा जो है वो बहुत डरी हुई है जन सुराज से और जन सुराज की पॉपुलैरिटी से, इसीलिए अमित शाह अब डायरेक्ट गुंडई पे उतर आए हैं। ये तो हो गया एक एंगल। दूसरा एंगल इसमें यह बताया जा रहा है कि शुरू से ही प्रशांत किशोर पे भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता रहा है और उसी को धोने के लिए अब उन्होंने डायरेक्ट मोर्चा भाजपा और अमित शाह के खिलाफ खोल दिया है। तीसरी बात ये भी इसमें निकल के आ रही है कि भाई मुस्लिम सीटों पे भी तो उम्मीदवार उतारे हैं जनसुराज ने। सबसे ज्यादा 34 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट जो है जनसुराज ने दिया है, तो उनका वोट भी तो आखिर लेना ही है। तो ये अपने आप को डायरेक्टली भाजपा के खिलाफ पोजीशन कर रहे हैं और इसलिए भाजपा पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं डराने धमकाने वाला, ताकि मुसलमान कैंडिडेट जो है वो आरजेडी को वोट ना दे करके और कांग्रेस को वोट ना दे करके कि डायरेक्टली जन सुराज को वोट दे। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह लगते ही रहते हैं, लेकिन इन आरोपों में कुछ सच्चाई है भी या नहीं भी, इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्योंकि बिना कारण के तो कोई बात होती नहीं है। जैसे कहते हैं कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। और प्रशांत किशोर ने इसके कुछ डिटेल्स और कुछ फैक्ट्स सबूत के तौर पे भी सामने रखे हैं, तो उसकी विवेचना भी कर लेंगे कि ये जो आरोप लग रहे हैं अमित शाह पे गुंडई के, उसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ कोइंसिडेंस है। और वो बातें हम करेंगे जो सामान्य मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरली मीडिया जो है वो 2 फाड़ में बटा हुआ है। बहुत सारे लोग तो गोदी मीडिया हैं जो भाजपा का एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं, बहुत सारे वो कांग्रेस की गोद में बैठे रहते हैं और उनका नैरेटिव चलाते हैं। तो आपको एक निष्पक्ष राय जो है और निष्पक्ष जो फैक्ट्स है वो सुनने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो 3 मुद्दे हमने उठाए हैं, जो 3 पॉइंट्स हमने उठाए हैं, उसकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं और तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है, तो वो भी इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इन तीनों का बाइफरकेट करके हम अलग से भी चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट था वो अमित शाह की गुंडई वाला। उसमें मामला ये आया है कि तकरीबन 3 सीटों पे भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री भेज करके जन सुराज की 3 सीटों पे जन सुराज के कैंडिडेट से मिल करके उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके उनको बिठा दिया गया। अब कहने वाले कह रहे हैं कि भाई 243 पे आप लड़ रहे हैं तो बाकी जगह भी तो धमकी दी जा सकती थी, बाकी जगह नहीं, सिर्फ 3 जगह ही क्यों किया? लेकिन इसमें एंगल तो ये भी है ना भाई कि जिन 3 जगहों पे ये लोग मिलने गए उसके घर पे या उनको बुला करके मिला अपने ऑफिस में, उन्हीं तीनों जगह पे ये कैंडिडेट क्यों बैठे और जगह पे क्यों नहीं बैठे? तो आप सिर्फ एक तरफा आर्गुमेंट दे रहे हो। जो नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये आर्गुमेंट दे रही है कि बाकी सीटों पे क्यों नहीं बैठे। अरे भैया, तो उन्हीं सीटों पे क्यों बैठे? आपको पहले बता दें कि कौन कौन सी सीटों पे बैठे हैं उनके कैंडिडेट। दानापुर सीट से जन सुराज के कैंडिडेट अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर शाह ये लड़ने वाले थे, जिसके बारे में ये है कि नॉमिनेशन फाइलिंग के दिन ये अचानक गायब हो जाते हैं। खबर ये उड़ाई गई कि आरजेडी के गुंडों ने इनको उठवा लिया है ताकि नॉमिनेशन फाइल ही ना कर पाए। बाद में पिक्चर्स रिलीज होती हैं, फोटो वगैरह, कि भैया ये तो दिन भर अमित शाह के ऑफिस में अमित शाह के साथ बैठे हुए थे और भाजपा वालों ने ये फोटो वगैरह जारी किया है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि भैया ये क्या करने गए थे? तो उनका कहना है कि भैया हम क्या करते, गृह मंत्री है, अब उसने आपको बुला लिया और बुला के कह रहा है कि अब मिलेंगे तब मिलेंगे और बिठाए रखा तब तक जब तक कि नॉमिनेशन फाइलिंग का जो पूरा दिन है वही गुजर गया। अब दूसरा एंगल ये भी है कि कह रहे हैं भैया तो आपको बैठे रहने की क्या जरूरत है, अब चले जाते। अब हो सकता है भाई ये लोग कौन है, ये सामान्य लोग हैं, जीवन भर इन्होंने नौकरी की है, कोई नेता वेता तो है नहीं। ये लोग, आम आदमी तो डरता ही है और नेता तो होते ही गुंडे हैं। और अमित शाह की गुंडई की तो कस्में कांग्रेस भी खाती रही है कि भाई वोट चोरी कर लेते हैं,
कैंडिडेट्स को डरा धमका के बिठा देते हैं। प्रशांत किशोर ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सूरत गुजरात में क्या हुआ था कि सूरत में भाजपा ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था लोकसभा का प्रत्याशी, तो भाजपा वालों ने वहां के बाकी और भी जितनी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े थे सबको डरा धमका के बिठा दिया था। तो भाजपा के कैंडिडेट वहां पे निर्विवाद जीत गया, निर्विरोध। अब भाई कोई है ही नहीं, तो अब एक भी वोट पड़े तो बाकी कोई है ही नहीं, तो तुम ही जीतोगे। 10 भी वोट पड़े तो तुम ही जीतोगे। तो इस तरह से जीत गया वो भाई वहां पे। वही खेल यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरा प्रत्याशी जो है जनसुराज का, उससे मिलने गया धर्मेंद्र प्रधान भाई भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं और आजकल बिहार इलेक्शन में भाजपा की तरफ से बहुत एक्टिव हैं। तो ये भाई साहब उनके कैंडिडेट डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो ब्रह्मपुर से नॉमिनी थे, उनके यहाँ चले गए। अब ब्रह्मपुर से आपको पता है कि भाजपा के गठबंधन के साथी जो एलजेपी है, चिराग पासवान वाले, उनको टिकट दी गई है। ब्रह्मपुर जो है वो भाजपा की बहुत स्ट्रांग सीट मानी जाती है, पिछले में उन्होंने जीता भी था, लेकिन इस बार एलजेपी वालों ने उसको ले लिया है। तो वहां से ये सत्य प्रकाश तिवारी वहां से लड़ रहे थे, जनसुराज के कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान और बाकी सारे कुछ अपने लोकल नेताओं को लेकर के वहां पहुंच गए और उनके साथ फिर वही वापस। प्रशांत किशोर ने फोटो दिखाया है उनके घर का, धर्मेंद्र प्रधान के घर का नहीं, बीजेपी के ऑफिस का नहीं, सत्य प्रकाश तिवारी के घर में ये लोग गए हैं और फिर उनको मैनेज कर करके और उनको बिठा दिया गया है वहां से, डरा के धमका के। मतलब प्रशांत किशोर का ऐसा एलिगेशन है कि डरा के धमका के। और आखिर क्या वजह हो सकती है भाई नॉमिनेशन वापस लेने की? आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि 243 सीटों पे क्यों नहीं लिया, तो इन्हीं सीटों पे क्यों लिया? दानापुर में नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिया, यहाँ पे ये ब्रह्मपुर वाली सीट से ये डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो वहां पे अमित शाह मिले हैं जनसुराज के कैंडिडेट से और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान मिलने जाते हैं उसके घर पे। तो इसको इंटिमिडेट करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मेरे समझ में तो इससे इतर कोई बात और समझ में आती नहीं है कि सीधा सीधा इंटिमिडेशन है। इससे पहले कि आगे बढ़े और दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट पे जाएं, इनके तीसरे कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं। तीसरा कैंडिडेट जिनको बिठाया गया है वो है गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिंह, जो कि जनसुराज के कैंडिडेट थे और वहां के कोई लोकल पॉलिटिशियन रघुनाथ पांडे जो पहले के रह चुके हैं उनके सन इन लॉ भी हैं, उनके दामाद लगते हैं ये। उनको भी इसी तरह से डरा करके धमका करके उनको ये कहा गया कि भैया इस उम्र में कहाँ लड़ रहे हो। उनके बेटे को कहा गया और कि भैया इनको समझाइए, और रिश्तेदारों से दबाव बनवाया गया। इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो उनका कहना है कि वो लास्ट तक ये कहते रहे कि बैठेंगे नहीं, वो अपडेट देते रहे कि मेरे पे इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे परिवार पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे को रिश्तेदारों के थ्रू प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन अंत में उन्होंने आखिर अपना नॉमिनेशन वापस ले ही लिया और फोन वगैरह बंद कर दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के अन्य कैंडिडेट जो हैं, जो कुम्हरार से प्रोफेसर केसी सिन्हा हो गए, उनको भी धमकियां दी गई हैं। उसके अलावा वाल्मीकि नगर से जो कैंडिडेट है डॉक्टर नारायण प्रसाद जो स्कूल टीचर है, उनके साथ तो अलग खेल कर दिया। जनसुराज उन्होंने 2 साल पहले ज्वाइन करने के 2 साल पहले उन्होंने ये दिया था, अपनी टीचरई के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने, ये सरकार ने क्या किया कि एक लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया और ऊपर के लेवल पे लटका के रखा हुआ था। और अब जब उन्होंने कैंडिडेचर फाइल कर दिया है तो उन्होंने उस पर कह दिया कि भाई आपका कैंडिडेचर इलीगल है क्योंकि आपका इस्तीफा तो अभी तक स्वीकार ही नहीं हुआ है। तो एक तरह से आप अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी रहते हुए आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये तो एक तरह का खेल और बहुत बड़ा धोखा जो बीजेपी चल रही है। कहीं वोट चोरी की बात हम लोग करते हैं, लेकिन लोग जनरली कहते थे कि वोट चोरी इस तरह से होती है कि भाई बटन कोई दबाओ ईवीएम में और वोट भाजपा को जाएगा, और भाजपा वाले और इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई ऐसा गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये भी तो वोट चोरी का तरीका है। कैंडिडेट को धमका दे रहे हो, बैठा दे रहे हो, जैसे सूरत में बैठा दिया, यहाँ पे चाले चल रहे हो बैक डोर से। और इतना डरे हुए क्यों हो भाई जनसुराज से? जनसुराज जो कल की आई हुई पार्टी है, जिसके बारे में सब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केजरीवाल है, दूसरा प्रशांत किशोर के बारे में ये तो आम आदमी पार्टी की तरह हवा हो जाएगी इसका कोई। और आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में लड़ी थी, दिल्ली तो एक जिला भी नहीं है, बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट है, 13 करोड़ की आबादी है, और दिल्ली की जनता तो में तो अलग अवेयरनेस है, बिहार की जनता में उतना अवेयरनेस नहीं है, या अलग तरह के लोग हैं, शिक्षा दीक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है, जातियों पे वोट करते हैं। तो प्रशांत किशोर के यहाँ कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो ये सब करने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों जनसुराज के कैंडिडेट्स को बुला के अपने ऑफिस में धमका के बिठाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों उनके घर में अपना दल बल ले करके जा करके वहाँ पे उनको इंटिमिडेट करने की जरूरत पड़ रही है? अगर कुछ नहीं
उसका इम्पैक्ट और असर है, तो तब तो आप सीधे सीधे लड़ ही लेते। क्यों कर रहे हो भाई? कम से कम मजबूत लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा, जिनको अपनी ताकत पर भरोसा होता है कि हाँ भाई हम तो जीत ही रहे। जब जीत ही रहे हो तो ऐसा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या पता हार रहे हो और सीधे सीधे गुंडे ही पे उतर आए हो। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, इसका काउंटर ये दिया जा रहा है कि ये भाजपा पे हमला प्रशांत किशोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे भाजपा की बी टीम होने का टैग लगा हुआ है। और इन पे बी टीम होने का टैग लगा रहेगा तो भाजपा के जो समर्थक हैं वो इनको तो वोट देंगे नहीं, तो सिर्फ फिर भाजपा को ही दे देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब डायरेक्टली जो है वो खुल करके प्रशांत किशोर भाजपा को अटैक करने लग गए हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि वो भाजपा की बी टीम नहीं है और लड़ाई सीधा सीधा उनकी भाजपा से, ना कि महागठबंधन से। हालांकि मेरा इसमें मत जो है वो अलग है और डिफरेंट है, और इसके कारण भी है। इसके कारण ये हैं कि भैया ठीक है, जब शुरू में प्रशांत किशोर आए थे तो उन्होंने जंगल राज, तेजस्वी यादव, इन सब की बहुत ज़्यादा बातचीत की थी, तो उनको भाजपा की बी टीम कहा जा रहा था। लेकिन अब तो काफ़ी दिन से, तकरीबन 1 महीने से वो भाजपा पे ही हमलावर हैं। भाजपा के ही जितने सारे लीडर्स हैं, चाहे दिलीप जायसवाल हों, कौन से एक मंडल हैं वो हों, या फिर ये सम्राट चौधरी हों, इन सब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इन सब के करप्शन के चार्जेस उन्होंने जनता के सामने ला करके रखे हैं। इन सब के डिग्रीज पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिसका किसी का भी जवाब इन किसी भी लीडर्स में से किसी ने भी दिया नहीं और दे नहीं पाए हैं। तो अगर आज उनको ये नौबत क्यों आ रही है करने की? भाई पहले से फिर नहीं करते, तो पहले से ही कर रहे हैं। तो भाजपा की अगर बी टीम होते तो भाजपा के धागे क्यों खोलते? भाजपा की तो सरकार है वहां पे, एनडीए की। उनके करप्शन के इतने सारे घोटाले उन्होंने गिना दिए हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि उन पे किसी भी तरह का ये चार्ज फ्रेम होता है कि भाजपा की बी टीम के टैग को हटाने के लिए वो अब जाके इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो अपने ही कैंडिडेट को बिठा रहे हैं। हाँ, उनसे ये कहा जा रहा था कि अपने ही कैंडिडेट को जानबूझ करके बिठवा दे रहे हैं, और ये जनता में बता रहे हैं मीडिया के थ्रू कि भाई अमित शाह ने इनको बुला के रख लिया और धर्मेंद्र प्रधान इनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, भाजपा वाले उनको धमकी दे रहे हैं, और इसलिए ताकि वो ये साबित कर सकें कि उनके कैंडिडेट के खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो भाजपा की बी टीम नहीं है। लेकिन मेरा साफ साफ इससे मत भिन्नता है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये ऐसा कर भी रहे होंगे प्रशांत किशोर जानबूझ के, तो फिर अमित शाह को क्या जरूरत पड़ी थी भाई जनसुराज के कैंडिडेट को अपने ऑफिस में बुलाकर दिन भर बिठा के रखने की और उसका नॉमिनेशन करने ही ना देने की? धर्मेंद्र प्रधान को क्या जरूरत पड़ी है भाई उनके घर पे जाके उनसे मिलने की? कमजोर आदमी के घर में तो कोई नहीं जाता, और क्यों जाएंगे प्रशांत किशोर की मदद करने की? जिन 3 लोगों से मिलने और धमकी देने गए ये लोग, उन्हीं 3 लोगों को प्रशांत किशोर बिठा दे रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम भाजपा की बी टीम है। सॉरी, बी टीम नहीं है। भाजपा के लिए तो ये फायदा करेगा ना कि प्रशांत किशोर को ये समझा जाए कि भाजपा की बी टीम है, तो वो क्यों उनकी मदद कर रहे हैं वहां जा करके और इस तरह से दिखा करके कि वो जनसुराज के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं? वोट तो भाजपा का ही काटेगा। भाजपा के वोटर्स जो होते हैं पढ़े लिखे समझदार होते हैं, थोड़े अलग तरीके के विचार रखते हैं, सोचते हैं, विकास को भी देखते हैं, जातिवाद में उतने फंसे हुए नहीं होते हैं। तो प्रशांत किशोर जिस पिच पे खेल रहे हैं वो भी लगभग यही पिच है, क्योंकि आरजेडी का वोट तो ले नहीं पाएंगे प्रशांत किशोर। आरजेडी का तो कोर वोटर बहुत स्ट्रांगली उनके साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम्स और ये यादव वाला। यादव तो जुड़ा ही हुआ है, मुस्लिम तो थोड़ा बहुत कांग्रेस, और आरजेडी में जाता है तो भैया आरजेडी जहाँ लड़ेगी वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ेगी, और कांग्रेस जहाँ लड़ रही है वहाँ आरजेडी नहीं लड़ेगी। ज़्यादातर सीटों पे, कुछ सीटों पे ये लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, अपने अंदर उनके बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, मिसमैनेजमेंट है। तो ये सीधा सीधा डेंट तो भाजपा के ही वोटर्स को है, अगर लोग ये समझ जाते हैं कि जनसुराज जो है वो भाजपा की बी टीम नहीं है। तो फिर भाजपा क्यों उसमें अपना हाथ बटा रही है इस तरह से दिखाने में? मतलब ये लॉजिकल सेंस नहीं बनता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा की गुंडाई ही है, और कोई नई बात नहीं है। ये हम हर इलेक्शन में देखते ही रहे हैं किस तरह से कभी मोदी जी किसी को फ़ोन करते हैं तो कभी शाह किसी को फ़ोन करते हैं कि भाई रे बैठ जाओ, और जाहिर बात है कि इतने प्यार से तो बात नहीं की जाती होगी ना कि बैठ जाओ, कुछ तो अलग से बात की ही जाती होगी, धमकी दी जाती होगी या लालच दिया जाता होगा। पहले तो लालच ही दिया जाता होगा कि आगे भी आपका भविष्य है, ये है वो है, एमएलसी बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, लोकसभा की टिकट दे देंगे, या बहुत तरह का। नहीं मानते होंगे तो फिर धमकी दी जाती होगी, क्योंकि सबके कप बोर्ड में कहीं ना कहीं स्केलेटन्स तो बहुत सारे हैं ही। किसी का करप्शन में नाम होगा, किसी का जमीन हड़पने में नाम होगा, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो गलत कहीं ना कहीं निकलेगा ही। अब ये लोग सरकार में है, पावर में है, तो कहते होंगे भाई फंसा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका वो मामला हमको पता है, आपका वो मामला हमको पता है, तो थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा संभल के खेलिए, या फिर जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। तो इसलिए ये डरते होंगे लोग उनसे, और यही डराने धमकाने का काम अभी
जन स्वराज के कैंडिडेट्स के साथ भी ये लोग कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है मुसलमानों का और मुसलमान वोटों का। सब लोग मुसलमानों का वोट क्लेम करते हैं और बिहार में तो उनकी आबादी तकरीबन 20% है। 20%। 2020 में पूरा जो वोटिंग परसेंटेज था बीजेपी का वो 19% था। उससे ज़्यादा तो केवल मुसलमान वोट है। अगर उतना भी जन स्वराज को दे दिया तो जन स्वराज की तो नैया पार हो जाएगी। आधा भी दे दिया तो नैया पार हो जाएगी भाई। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो भाजपा पे सीधा मोर्चा खोला गया है जन स्वराज और प्रशांत किशोर की तरफ से, वो इसीलिए है ताकि मुसलमानों को ये जताया और बताया जा सके कि भैया हम इनके खिलाफ हैं, इनकी विचारधारा के खिलाफ हैं और हम मुसलमानों के साथ। ये दिख भी रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर मुसलमान इलाकों में तो जाते ही रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुसलमानों के दिए हैं, मतलब दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्मीदवार 34 मुस्लिम कैंडिडेट्स जन स्वराज ने उतारे हैं मैदान में। बाकी किसी पार्टी के पास भी इतने सारे कैंडिडेट्स नहीं है मुसलमानों के। तो उनका सीधा सीधा ये क्लेम है भैया कि हमने सीधा सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वोट हमको मिलना चाहिए और हम तुम्हारी बात करेंगे। उनको ये भी कहते हैं कि भाजपा से डर के उधर वोट मत दो, आरजेडी से डर के भाजपा को वोट मत दो। तो हो सकता है कि अपनी पोजीशनिंग वो मुसलमानों में इस तरह से करना चाह रहे हों कि वो भाजपा के विरोधी हैं और इसी को लेकर के उन्होंने ये जो मोर्चा खोला है। और इस बात को थोड़ा बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जन स्वराज ने पहले भी कह रखा था, प्रशांत किशोर ने, कि भाई जहां जहां जिस जिस सीट से पहले के मुसलमान कैंडिडेट जीते होंगे उन सीटों पे हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेंगे उनको समर्थन करने के लिए। तो मतलब उतनी सीटें तो आप पहले ही हारा हुआ मान के चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप क्या आरजेडी को समर्थन कर रहे हो क्योंकि उनके ही मुसलमान कैंडिडेट जीतेंगे, ये कांग्रेस वाले। तो उस तरह से भी ये दिख रहा है कि ये मुसलमान का वोट खींचना चाह रहे हैं। तो इसी बात से, इस आर्गुमेंट से, इस मुद्दे से, इस पॉइंट से, इस आर्गुमेंट को बल मिल रहा है कि बीजेपी के सामने अपनी पोजीशनिंग इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों का वोट इनको एन मास मिले। लेकिन अब इसका काउंटर आर्गुमेंट देख लेते हैं कि भैया देखिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो ना कोई जीतता है ना ही किसी की सरकार बनती है, वो एड ऑन वोट है। और मुसलमानों के खिलाफ तो भाजपा ने देश में इतना माहौल खड़ा किया हुआ है और देशभक्ति का, ट्रेडिशन का, कल्चर का, हिंदुत्व का माहौल खड़ा किया हुआ है कि क्या बिहार, क्या बंगाल और क्या कोई अन्य राज्य हो, हर जगह इस बात का इन्फ्लुएंस और चर्चा तो है ही। घुसपैठिया वाला जो मुद्दा है वो भी भाजपा वाले बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। तो क्या जब हमको ये बातें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्रशांत किशोर को ये चीजें नहीं दिख रही होंगी? तो वो एक्सक्लूसिवली आउट एंड आउट बीजेपी के खिलाफ जा करके सिर्फ मुसलमान वोट लेने के लिए इतनी ज्यादा पोजीशनिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि फिर हिंदू वोटों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल आज देश में है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के हक की बात करने वाली कोई भी पार्टी सरकार तो बना ही नहीं पा रही है कहीं भी। बंगाल में चलो पिछली बार बना ली, इस बार क्या होगा पता नहीं। यूपी में भी नहीं बना पा रही है, अन्य राज्यों में भी ज्यादातर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में तो है ही एनडीए की, मतलब एक तरह से भाजपा ही कहें, नीतीश कुमार तो अब चला ही नहीं पा रहे, तो उनकी है ही 20 साल से सरकार। तो इतनी समझ तो भाई प्रशांत किशोर को भी होगी कि हम सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए एकदम एग्रेसिवली इस तरह से इस्लामिक हो जाएंगे या दिखने लगेंगे या भाजपा का विरोध कर देंगे या उसमें कहीं हिंदुत्व का विरोध दिखने लग जाएगा तो हिंदू वोट तो हमारा सीधा ही कट जाएगा 20% वोट लेने के चक्कर में। और वो भी क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि उनके कंटेंडर तो ऑलरेडी हैं, आरजेडी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वो ऐसी भी लड़ ही रहा है। तो ये आर्गुमेंट सतह पे दिख सकता है, लेकिन जब हम गहरे में जाकर के देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए पोस्टरिंग और पोजिशनिंग की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम तीनों मुद्दे मिला करके देखें तो मुझे तो जो पहला वाला मुद्दा है वही सही लगता है कि जो भाजपा है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, कांप भी रही है और इसका कारण भी है। दरअसल अभी एक डेटा वेटा पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ऐसा निकल के आया है कि तकरीबन 28 GB पर व्यक्ति पे कंजम्पशन बिहार के अंदर डेटा का है। तो डेटा का मतलब क्या हो गया कि रील्स देख रहे हैं लोग, ट्विटर पे हैं लोग, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीजें चल रही हैं। और ये तो सब मान रहे हैं कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जन स्वराज का हल्ला मचा हुआ है, हर जगह जन स्वराज दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और इवन जो प्रवासी बिहारी जो लोग अभी दिवाली और छठ पूजा में जा रहे हैं बिहार के अंदर और वोटिंग के लिए भी, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ वापस आए हैं वोट देने के लिए और हम जन स्वराज को वोट देंगे। तो जो ऑनलाइन की हवा दिख रही है वो तो बहुत स्ट्रांगली और बहुत सीधा सीधा जन स्वराज की दिख रही है। और दूसरा डेटा इसको बैक कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोग वो डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब जन स्वराज की बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। वोट देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है, सुन तो रही हैं, समझ तो रही हैं, चर्चा तो है ही, हवा तो बनी हुई है। तो इस वजह से भाजपा जो है
उसके सर्वे में भी चीज़ें आई होंगी, तो वो डरी होगी, घबराई होगी, और मुझे लग रहा है कि पहला वाला पॉइंट ही मान के चलना चाहिए। ओवरऑल जो दिख रहा है कि वो डरा के धमका के, प्रशांत किशोर कहना है कि सिर्फ इन्हीं तीनों कैंडिडेटों को नहीं, तकरीबन 11 से 12-13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको फोन्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन वो लोग टिके हुए हैं। तो 3 तो बैठ ही गए, अब 243 के मुकाबले 240 पे ही लड़ना पड़ेगा जनसुराज को। एक एक सीट की महत्ता होती है भाई, और भाजपा वालों से ज्यादा एक सीट की महत्ता कौन जानेगा। वाजपेयी जी की केंद्र की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो भैया उन लोगों को तो सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, तो वो अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से एक को भी कम कर दिया जाए। उन्होंने तो 3 कम कर दिया, और अभी तो चुनाव आने में मतलब बहुत टाइम है अभी ये होने में, वोटिंग होने में। तब तक और क्या खेल हो जाएगा, क्या गुंडागर्दी हो जाएगी, कौन जानता है। देखिए बिहार के इस बार का चुनाव तो बहुत ज्यादा फंसा हुआ लग रहा है। हालांकि बहुत लोग बता रहे हैं कि एनडीए स्वीप कर जाएगी। अगर स्वीप कर जाती तो ये सब फिर चर्चाएं कैसे आ जा रही हैं भाजपा की तरफ से, जमीन पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे थोड़ा डाउट होता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, 14 तारीख को पता चलेगा। जनता बदलाव चाहती है, वो तो सबको दिख ही रहा है, पर बदलाव में क्या आरजेडी और महागठबंधन जीत जाएगा या जनसुराज को मिलेगा? आपका क्या मत है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि जमीन पे क्या हवा है? इन सारी जो बातें मैंने बताई हैं तीनों पॉइंट्स में से, उसमें कौन सा पॉइंट आपको सही या गलत लगता है, या तीनों गलत लग रहा है, तो हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात आपको लगता है कि किसी तक पहुंचना जरूरी है तो उन लोगों तक शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।